नमस्कार, डिजाना न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, पॉलिटिक्स की, जुडिशरी की, और ये कार्यक्रम वरिष्ठ पत्रकार इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी के लोकप्रिय कॉलम राजवाड़ा टू रेजिडेंसी पर आधारित है। इस कॉलम में हम आपको बताते हैं वो तमाम गॉसिप्स, वो तमाम खबरें जिनकी चर्चाएं पूरे मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल एरिने में बहुत चटकारे लेकर की जाती है। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। और आज की बात हम शुरुआत करते हैं कि आपने जिक्र किया है कि कैलाश विजयवर्गीय जो इस वक्त पूरी ताकत से पश्चिम बंगाल के चुनावों में व्यस्त हैं, चुनावों के बाद उनका क्या होगा? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 सेनापति की भूमिका में है। जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़ दें तो कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर सारा दारोमदार है पश्चिम बंगाल के चुनाव का। मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में खंडवा में लोकसभा का उपचुनाव होना है। नंद कुमार सिंह चौहान के आकस्मिक अवसान के कारण ये उपचुनाव होना है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव होना थे तब खंडवा जिले में के भाजपा के एक बड़े वर्ग ने नंद कुमार सिंह चौहान की उम्मीदवारी का बड़ा विरोध किया था और एक स्थिति ऐसी लग रही थी कि शायद नंद कुमार सिंह चौहान को टिकट न मिले, क्योंकि पार्टी के 2-3 विधायक उनके खिलाफ हो गए थे, कई बड़े नेता खिलाफ हो गए थे। लेकिन चूंकि नंद कुमार सिंह चौहान पार्टी के बड़े कद्दावर लीडर थे और पार्टी के उस जमाने के लीडर थे जब गिने चुने लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत के आते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय को खंडवा भेजा। कैलाश विजयवर्गीय ने वहाँ के सारे नेताओं से बातचीत की, उन्हें समझाया और अंततः नंद कुमार सिंह चौहान की उम्मीदवारी के लिए राजी कर लिया। अब नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद जो स्थितियां बन रही है उसमें ये बहुत स्पष्ट है कि जो चौहान खेमा है वो किसी भी स्थिति में अर्चना चिटनिस की उम्मीदवारी को स्वीकार नहीं करेगा। दोनों में अदावत वो थी। अर्चना चिटनिस मानती है कि मैं जो 2018 के विधानसभा चुनाव हारी हूं उसमें कहीं ना कहीं नंद कुमार सिंह चौहान की भूमिका रही है। अगर अर्चना चिटनिस को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि हर्ष कुमार सिंह चौहान जो है नंद कुमार सिंह के बेटे, वो बागी होकर चुनाव लड़ ले। और पूर्वी निमाड़ की आपको राजनीति की एक तासीर आप अच्छे जानते होंगे कि वहाँ यदि कोई बड़ा नेता बगावत करके मैदान संभाल ले तो जनता उसके साथ हो चलती है। शिव कुमार सिंह और सुरेंद्र सिंह शेरा इसके 2 बड़े उदाहरण हैं कि किस तरीके से पार्टी से बगावत करके उन्होंने चुनाव जीता। ऐसी स्थिति में एक संभावना बनती कि कैलाश विजयवर्गीय जो इस उपचुनाव तक बंगाल के चुनाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें दिल्ली की राजनीति में ही अहम भूमिका में देखना चाहता है और इसी के चलते हो सकता है कि खंडवा से भारतीय जनता पार्टी कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाए और नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से जो सीट रिक्त हुई है उस पर जो है कैलाश विजयवर्गीय वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार, इसकी बड़ी प्रबल संभावनाएं लग रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की खबर है, जो लोगों से मेरी चर्चा हो रही है, जो पूर्वी निमाड़ खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा हो रही है, तो उन्हें लगता है कि और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी ये महसूस कर रहा है, निश्चित तौर पर करता होगा कि यदि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर लीडर को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खंडवा में राह बहुत आसान हो जाएगी। तो ये सारे समीकरण तो कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में दिख रहे हैं। अब आगे पार्टी का नेतृत्व क्या हो सकता है कि पार्टी का नेतृत्व उन्हें बंगाल के चुनाव के बाद किसी और राज्य में, या भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तो हैं ही वो, तो और किसी अहम भूमिका में देखे। लेकिन अगर संसद में जाएंगे तो मुझे लगता है कि इंदौर के बजाय खंडवा के रास्ते उनका संसद में जाना ज़्यादा आसान दिख रहा। अब बात करते हैं सुहास भगत और हितानंद शर्मा की। सुहास भगत को इस वक्त असम की जिम्मेदारी दी गई है। बाद में चर्चा है कि शायद वो दक्षिण पूर्वी राज्य जो हैं वहाँ के प्रभारी बन जाए। देखिए, अभी तो सुहास भगत असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में। सुहास जी को चुनाव लड़वाने का बड़ा व्यापक अनुभव है और चूँकि आरएसएस के प्रचारक के रूप में उनकी भाजपा में एंट्री हुई और उसके बाद इस कैडर बेस पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने पूरे संगठन में रच बस गए और अपनी एक अहमियत उन्होंने साबित की, तो उनको मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में भी आसाम में देखा जा रहा है। आसाम में उनकी भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि वहाँ के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर है, मध्य प्रदेश के। और ये प्रतीक जी बिल्कुल तय है कि मध्य प्रदेश के नेता इन दिनों देश में जहाँ भी चुनाव होते हैं,
जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ बड़ी अहम भूमिका में रहते हैं, क्योंकि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को नर्सरी के रूप में देखने लगा है कि जहाँ नेताओं की ग्रूमिंग बहुत अच्छे से होती है और उन्हें जो भी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नेताओं को दे वो बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन इसी बीच ये चर्चा चल पड़ी है कि नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स, आसाम और उससे लगे हुए जो 7 राज्य हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपना तंत्र, अपना संगठन मजबूत करना है। और ऐसी स्थिति में सुहास भगत, जो कि संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं, मध्य प्रदेश में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं, उनका मुख्यालय आसाम रखते हुए उन्हें 7 सिस्टर्स का प्रभारी, एक तरह से मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ेगा सुहास भगत को, लेकिन उनकी तरक्की होना है, क्योंकि एक देश के एक बड़े हिस्से में वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाएंगे। इसकी चर्चाएं चल पड़ी है और कहा जा रहा है कि सुहास भगत को अभी जो आसाम भेजा गया है चुनाव के लिए, गुवाहाटी उनका मुख्यालय रखा गया, वो इसी की एक प्रारंभिक कड़ी है। देखते हैं क्या होता है। और एक बात ये भी चर्चा में है कि हो सकता है कि सुहास भगत अभी वहाँ से लौट आए, लेकिन मध्य प्रदेश में जब नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव संपन्न हो जाए उसके बाद वो 7 सिस्टर्स की कमान संभालें। वैसे तो दिग्विजय सिंह जी अपने बोल वचन के कारण, अपने बयानों के कारण खासे विवाद में रहते हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पे वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है और ख़ास तौर पर अपने मित्रों की जिस तरह से वो चिंता करते हैं और अगर उनका कोई मित्र बीमार हो उसकी देखभाल करते हैं, तो उसमें लगता है कि दिग्विजय सिंह से अच्छा कोई राजनेता नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने तो दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल का भी वो दौर देखा है जब इंदौर के चोइथराम अस्पताल में 2-3 वार्ड जो हैं वो गुना राघोगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए आरक्षित रहते थे और दिग्विजय सिंह चोइथराम के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से और पीआरओ से खुद बात करते थे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और उनके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाए इसका इंतजाम वो खुद सुनिश्चित करते थे। आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन राजनीति में जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनकी वो बड़ी कद्र करते हैं, उनकी बड़ी केयर करते हैं। वो महेश जोशी भी इनमें से एक नाम है। दिग्विजय सिंह महेश जोशी को बहुत सम्मान देते हैं। नर्मदा यात्रा पर जब दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे तो उन्होंने महेश जोशी और रामेश्वर निखरा का ही आशीर्वाद लिया था। महेश जोशी का स्वास्थ्य इन दिनों नासाज है, दिल्ली और भोपाल उनका इलाज चल रहा है और पिछले दिनों जब उन्हें दिल्ली जाना था इलाज के लिए तब कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि उनका दिल्ली जाना निरस्त हो गया और उनको जो इंजेक्शन वगैरह लगना थे उसकी व्यवस्था भोपाल में नहीं हो पा रही थी। दिल्ली के जिस अस्पताल में उनका इलाज होना था और जहाँ इंजेक्शन लगना था उस अस्पताल में के अलावा इंजेक्शन कहीं और उपलब्ध नहीं थे। दिग्विजय सिंह को जब महेश जोशी के बेटे पिंटू जोशी के माध्यम से इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने दिल्ली के उस अस्पताल से तालमेल जमा के ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई कि वहाँ से इंजेक्शन पिंटू जोशी को प्राप्त हो जाए, इंजेक्शन भोपाल आ जाए और भोपाल के किसी व्यवस्थित सर्जन के माध्यम से वो महेश जोशी को लग जाए। तो अब आप अंदाज लगाइए कि दिग्विजय सिंह जैसा नेता जिसके पास जो भोपाल से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी वहाँ बेहद सक्रिय हैं, जो इन दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में भी जिनका महत्व बढ़ गया है, वो अपने एक राजनीतिक अग्रज की अगर इतनी चिंता करे तो ये तो मानना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह में कुछ क्वालिटी तो है। और हमने अक्सर देखा है कि चाहे रामेश्वर निखरा हो का मामला हो, किशन पंत का मामला हो या पार्टी के ऐसे किसी सीनियर लीडर का मामला हो जिसकी एक जमाने में कांग्रेस की राजनीति में तूती बोलती थी और जो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का जो राजनीतिक उत्कर्ष और पराभव का जो दौर रहा है उसके साक्षी रहे हैं, उनकी मदद में दिग्विजय सिंह कभी पीछे नहीं हटते। और हमने तो वो भी दौर देखा है जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, लेकिन मौका आने पर महेश भाई उनको भी खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए, सर कार्यवाह की भूमिका पे आ गए। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि इसका मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, उनके और दत्ता जी के संबंध बहुत ही आत्मीय और मधुर बताए जाते हैं और दोनों ने विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक साथ में काम किया है। देखिए बिल्कुल ये सही है कि दत्तात्रेय होसबोले और वीडी शर्मा 1995 से लेकर 2003 का दौर, जिसमें दत्ता जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, उस दौर में वीडी शर्मा मध्य प्रदेश में विद्यार्थी परिषद के कर्ता धर्ता थे। दोनों के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत मधुर हैं और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से वीडी शर्मा अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं और उनकी एक अलग पहचान कायम हो गई है वीडी शर्मा की, ऐसी स्थिति में दत्तात्रेय होसबोले का
संघ में नंबर 2 पर आना वीडी शर्मा के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, इसमें अब कोई शंका ही नहीं बची है। और वीडी शर्मा खुद संघ के प्रचारक थे, विद्यार्थी परिषद में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, सांसद बने और आज प्रदेश के अध्यक्ष है और बेहद सक्रिय प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर पर दत्तात्रेय होसबोले का संघ में इस अहम भूमिका में आना वीडी शर्मा के लिए तो फायदेमंद रहना है। लेकिन वीडी शर्मा के लिए जो चीज़ फायदेमंद हो रही है, हो सकता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गजों के लिए वो नुकसान का सौदा भी साबित हो जाए। वीडी शर्मा का मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़ता कद मध्य प्रदेश भाजपा के कई दिग्गजों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। अभी तो फिलहाल नगर निगम के चुनाव टल गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव हो रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, केरल, असम में लगी हुई है। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि आखिर नगर निगम के चुनाव मई जून में होंगे या सितंबर अक्टूबर में होंगे। देखिए, ग्वालियर और इंदौर बेंच के हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये तो माना जा रहा है कि अभी तो नगर निगम के चुनाव होना नहीं है। एक आकलन, अनुमान ये आ रहा है, चर्चा है कि अब चुनाव आगे बढ़ेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जा सकते हैं। और क्योंकि अभी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बारिश का दौर है और बारिश के दौर में चुनाव संभव नहीं है, उसके बाद ही चुनाव होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि इन दिनों मध्य प्रदेश के भाजपा नेता बंगाल और आसाम में व्यस्त हैं और बंगाल में 29 अप्रैल को अंतिम दौर का मतदान हो जाएगा, तो उनका ये मानना है कि जब बंगाल में अंतिम दौर का मतदान जैसे ही पूर्ण होगा, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर देगा और संभवतः मई के अंत में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हो जाए। क्योंकि भाजपा के भी कई नेता इस चुनाव को ज़्यादा लंबा टालने के पक्ष में नहीं। उनका कहना है कि यदि इसको लंबा टाला तो नुकसान पार्टी को होगा। तो सत्ता और संगठन दोनों की ये कोशिश है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तमाम स्तर पर जो पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि 29 अप्रैल के बाद वो पूर्वानुमान गलत साबित हो जाएं और मई के अंत में नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न हो जाए। इसको लेके मतलब अलग अलग स्तर पर चर्चा और कुछ विधिवेत्ता हैं, कुछ वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और इसके पीछे वो एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कोई पुराना आदेश है, उसका भी हवाला देते हैं कि मई में के अंत में चुनाव हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और इंदौर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के बीच में इस वक्त ठन गई है। दोनों हालांकि सज्जन वर्मा के समर्थक माने जाते हैं, विनय वाकलीवाल और शशि यादव। हालांकि शशि यादव की अलोकप्रियता के कारण सज्जन वर्मा खुद भी उन्हें पद से हटाना चाहते हैं, पर फिलहाल शशि यादव जो है वो विनय वाकलीवाल से काफ़ी नाराज बताई जा रही है। प्रतीक जी, कांग्रेस में पिछले 3-4 महीनों से इंदौर में चल रहा है कि महिला कांग्रेस के माध्यम से जो महिला नेत्रियां सक्रिय हैं इंदौर में कांग्रेस की राजनीति में, उन्होंने इस बात की जमकर पैरवी की है कि नगरीय निकाय चुनाव में 25% टिकट हमें मिलना चाहिए। इसके लिए वो अलग अलग फोरम पे बैठ रही हैं, बात कर रही हैं, कभी हल्दी कुमकुम के बहाने इकट्ठा हो रही, कभी टी पार्टी के, कभी पिछले दिनों शशि यादव के जन्मदिन की पार्टी के बहाने एकत्र हुई थी। और इन महिलाओं के तेवर बड़े आक्रामक है, खासकर शशि यादव के तेवर बड़े आक्रामक है। उनको ऐसा लग रहा है कि विनय वाकलीवाल जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं और वहाँ पर जिन वार्डों में महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए उनकी उपेक्षा करके वहाँ पर लोगों को टिकट के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। इस बात को लेकर पार्टी के कई नेताओं की भी विनय वाकलीवाल से टकराहट हो चुकी है। शशि यादव इस सब को लेकर बहुत खफा हैं और पिछले दिनों उन्होंने अपने तीखे तेवरों का एहसास भी कराया। और मुझे लगता है कि यदि पार्टी के बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप नहीं किया तो एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि शशि यादव और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल के बीच में आमने सामने की टकराहट हो जाए। क्योंकि शशि यादव भी मान रही है कि इंदौर में कांग्रेस समर्थित महिलाएं जो ईमानदारी से अपना काम करती है, जो संघर्ष के दौर में कांग्रेस के लिए मैदान संभालती है, उनकी इस दौर में उपेक्षा हो रही है और उन्हें कम टिकट मिले इसका सारा इंतजाम करने में विनय वाकलीवाल लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में एडीजी बहुत बड़ा पद होता है जी, मगर इन दिनों एक एडीजी के कबाड़ी कनेक्शन की लेकर बहुत चर्चा है। मध्य प्रदेश पुलिस में एडीजी निश्चित तौर पर बहुत बड़ा पद है और इन दिनों तो मध्य प्रदेश में एडीजी रैंक के अफसरों की भरमार हो गई है। चर्चा तो ये होती है कि पुलिस मुख्यालय में कई एडीजी ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कई ऐसे हैं कि जिनके पास इतना काम भर है कि यदि वो सप्ताह में एक दिन भी दफ्तर जाएं तो उनका काम हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा है शहडोल रेंज के एडीजी जी जनार्दन की।
आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, एक कबाड़ी से उनकी बातचीत जिसमें एक कबाड़ी और एक एडीजी जी जनार्दन के बीच में बातचीत चल रही थी, और वो कबाड़ी जिस तरह से हावी होकर बात कर रहा था, धमका रहा था, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं एडीजी उससे दबे हुए हैं, है ना। और चूंकि वो कबाड़ी जबलपुर का था, जी जनार्दन जबलपुर में एसपी रह चुके, तो कहा जाता है कि इनके काफ़ी उनसे पुराने संबंध थे। पिछले दिनों अनूपपुर जिले के एक थाना क्षेत्र में, अनूपपुर बड़ा कोल एरिया है, अनूपपुर जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बड़ा कोल माइंस वगैरह वहाँ पे, और वहाँ पर नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड की कई खदानें हैं, और बहुत सामान वहाँ पे नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड का पड़ा हुआ है, जिसमें जिसको कहा जाता है ना भंगार, लोहे का भंगार, तांबे का भंगार, ये काफ़ी भंगार पड़ा हुआ है। तो कबाड़ियों की नज़र उस क्षेत्र में रहती है। तो पिछले दिनों 20-25 कबाड़ियों के गिरोह ने वहाँ पे एक जगह जब इस कबाड़ को हथियाने के लिए पहुंचे थे, तो संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस को खबर लगी, तो टीआई और 3-4 जवान पहुंचे। चूंकि कबाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने इन पे हमला बोल दिया, टीआई पे और 3 पुलिस वालों पे, और वहाँ से भाग निकले। अब बड़ा चौंकाने वाला यह है कि एडीजी जी जनार्दन, जिनका पहला दायित्व था कि जो घायल थाना प्रभारी हुआ है या जो पुलिस के जवान घायल हुए हैं, उन पर जिन लोगों ने हमला किया उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, उसके बजाय जी जनार्दन की पूरा दबाव इस बात को लेकर रहा कि इस मामले की जो एफआईआर दर्ज हो उसमें कहीं हमले का शब्द का उपयोग न हो, कमज़ोर धाराओं में प्रकरण दर्ज हो। और अति तो उस वक्त हो गई जब हमला करने वाले 25 के करीब कबाड़ी थे वो, उनमें से मात्र 4 के खिलाफ, और वो भी अज्ञात, एफआईआर दर्ज हो पाई। तो पुलिस में इन दिनों रीवा, सतना, शहडोल इस क्षेत्र में बड़ी चर्चा है कि यदि 4 ही कबाड़ चुराने वाले 4 ही थे और 4 पुलिस वाले थे, तो आसानी से उन्हें पकड़ सकते थे, पकड़ लेते। मुकाबला हुआ, टीआई घायल हो गया, 3 सिपाही घायल हो गए, और एडीजी ने जो है बेहद पूरी ताकत इस बात में लगा दी कि कमज़ोर धाराओं में प्रकरण दर्ज हो, हमला शब्द का उपयोग न हो, और उसके बाद जो है प्रकरण दर्ज भी हुआ तो मात्र 4 लोगों के खिलाफ। तो बड़ी चर्चा है इस मामले की इन दिनों पुलिस महकमे में। चर्चा डीजीपी विवेक जौहरी के बदले हुए तेवर की भी है। आमतौर पर शांत स्वभाव के माने जाते हैं, कम बोलते हैं, मृदुभाषी हैं, लेकिन इन दिनों वो बहुत तीखे अंदाज में अपने अधीनस्थों से पेश आ रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, वीके जौहरी जो है बहुत, मतलब मध्य प्रदेश ही नहीं कहा जाए, देश के बहुत आउटस्टैंडिंग पुलिस अधिकारियों में गिने जाते हैं। और जो व्यक्ति बीएसएफ जैसे देश के सबसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्स का डीजी रह ले, उसके लिए मध्य प्रदेश कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। लेकिन हर आईपीएस अधिकारी की अपने करियर में एक तमन्ना होती है कि अपने होम स्टेट का डीजी में ज़रूर बनूं, और एक 35-40, 30-35 या अब कहा बैच छोटे आ रहे हैं तो 8-10 लोगों के बैच में ये बड़े गौरव की बात होती है कि किसी एक व्यक्ति को डीजी बनने का मौका मिलता है। तो वीके जौहरी इसी तमन्ना के साथ कि एक स्टेट में अपने होम स्टेट का डीजी बनूं, मध्य प्रदेश आए थे। अब वो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, और देखिए आप, मतलब कि उनकी गुडविल इतनी थी कि जब उनको कमलनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में आए तो एक आर्डर जारी हुआ कि वीके जौहरी का मध्य प्रदेश के डीजी के रूप में टेन्योर 2 साल का रहेगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी डीजी के लिए इतना स्पष्ट आदेश जारी हुआ। तो उनका सेवानिवृत्ति की उम्र तो पूरी कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश सरकार का आदेश था कि 2 साल डीजी रहेंगे, इसलिए उस दौर में भी चल रहे हैं, निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले। लेकिन इन दिनों शांत और सौम्य वीके जौहरी इन दिनों खुद कुछ बदले से हैं। पिछले दिनों एक आईजी जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे मिलने आए, तो उन्होंने कहा मैं भोपाल आया था, मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। तो उन्होंने बिल्कुल जिसे कहा जाता है ना, अपने मुंह फट अंदाज में बिल्कुल एकदम कह दिया उनको कि आपकी पोस्टिंग तो पॉलिटिकल पोस्टिंग है, आप क्यों मेरी चिंता करते हो। एक डीआईजी जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मालूम है कि आप फला पद चाहते हो, लेकिन मैं जब तक मध्य प्रदेश का डीजी हूँ तब तक तो आपको ये पद नहीं मिल पाएगा। एक एसपी रैंक के अधिकारी जब एक जिले से हटे और उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आपको तो हटना ही था, आपकी पोस्टिंग पॉलिटिकल पोस्टिंग थी। तो विवेक जौहरी जैसे शांत और सौम्य अधिकारी का इस तरह का व्यवहार लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स दूसरी जगह जाकर कुलपति बन रहे हैं, ये निश्चित ही गौरव की बात है। हाल ही में अखिलेश कुमार सिंह यानी एके सिंह को इलाहाबाद के एक विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है। उनके कुलपति बनने का राज क्या है, जानेंगे अरविंद तिवारी से। देखिए, प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह इंदौर विश्वविद्यालय का जो ईएमआरसी सेंटर है उसके हेड थे, काफ़ी समय से हेड थे, और एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में उनकी गिनती होती है। और विश्वविद्यालय में
हर कुलपति के साथ जो एक कोर ग्रुप काम करता, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश कुमार सिंह भी शामिल रहते थे। कुछ सालों पहले जब प्रोफेसर डीपी सिंह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तब उनके साथ जो कोर ग्रुप काम करता था उसमें अखिलेश सिंह भी थे। और इन दिनों डीपी सिंह बड़ी अहम भूमिका में हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, और किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति चुनने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी अहम भूमिका रहती है। और डीपी सिंह के बारे में ये ख्यात भी है कि वे अपने साथ काम कर चुके प्राध्यापकों का, अपने साथ काम कर चुके जो प्राचार्य हैं उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, और मौका आने पे उन्हें उपकृत करने में भी पीछे नहीं था। आपको ध्यान होगा रजनीश जैन इंदौर के यूजीसी में बड़ी अहम भूमिका में है। तो अभी सेक्रेटरी अभी पिछले दिनों जब इलाहाबाद में असल में 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक तो प्रयागराज विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और दूसरी अभी कुछ सालों पहले स्थापित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय है, जो संघ के सरसंघ चालक रहे प्रोफेसर रज्जू भैया की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो जब रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कुलपति पद के चयन का मामला आया और उसमें से एक दावेदारी अखिलेश कुमार सिंह की भी थी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि डीपी सिंह की मदद के चलते, अखिलेश सिंह उसी क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि और उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज राजनेताओं का भी उन्हें उस पद के लिए समर्थन था, लेकिन सबसे अहम भूमिका उन्हें कुलपति बनवाने में रही है तो प्रोफेसर डीपी सिंह की। इसीलिए कहा जाता है कि पुराने संबंध कब कहाँ किस स्तर पे काम आ जाए, और अंततः अखिलेश सिंह को भी उसी का फायदा मिला। अब बात करते हैं जुडिशरी की। पुरुषेंद्र कौरव जो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रहे हैं, हाईकोर्ट जज होने से बाल बाल रह गए, वे पुनः कोशिश में हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि अभी उनकी सारी संभावनाएं समाप्त नहीं हुई। देखिए, पुरुषेंद्र कौरव बहुत ही आउटस्टैंडिंग लायर हैं, और बहुत कम उम्र है, मतलब इतनी कम उम्र में मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता बनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला है। 45 भी अभी पार नहीं हुए हैं पुरुषेंद्र कौरव। और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने जो नाम आगे बढ़ाए थे, और तमाम स्तर की तहकीकात के बाद जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक पहुंचे और उसने जब उस पर विचार किया, तो पुरुषेंद्र कौरव का नाम केवल इस आधार पे होल्ड किया गया कि अभी उनकी उम्र कम है। अब ये कॉलेजियम ने विवेक शरण सहित मध्य प्रदेश के 3 अधिवक्ताओं के नाम तो हाईकोर्ट जज के लिए अनुशंसित कर दिए हैं, जो अब विधि मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति तक जाएंगे और वहां से वारंट जारी होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जो कॉलेजियम से नाम वापस आना और विधि मंत्रालय से वापस राष्ट्रपति तक जाना, उस प्रक्रिया के दौरान यदि पुरुषेंद्र कौरव के नाम पर कोई और प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली, सामान्यतः ये होता है कि जब कॉलेजियम किसी नाम पर प्रतिकूल टिप्पणी कर देता है तो फिर तो वो नाम कभी भी हाईकोर्ट जज पद के लिए कंसीडर होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि पुरुषेंद्र कौरव का नाम महज उम्र के आधार पर होल्ड किया गया है, उसे रोका गया, इसलिए एक संभावना यह बन सकती है कि केंद्रीय विधि मंत्रालय के माध्यम से नाम फिर आगे बढ़े और राष्ट्रपति के सामने स्वीकृति के लिए पहुंचे। हो सकता है कि इसके बीच में कोई कहीं ना कहीं कॉलेजियम की कोई भूमिका रहती हो, लेकिन सामान्यतः कॉलेजियम भी जब कोई नाम अगर दोबारा से उसके सामने आता है और उसकी मेरिट्स उसके सामने रखी जाती है, तो कॉलेजियम का रवैया भी कभी भी अड़ियलवादी नहीं रहता है और वो स्वीकृति दे देता है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसी आधार पर पुरुषेंद्र कौरव के लिए संभावनाएं अभी भी जीवित है। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी तमाम चर्चाओं के लिए। आप देख रहे थे कहीं अनकहीं, जो हम हर सप्ताह इसी समय आपके सामने लेकर आते हैं। अगले सप्ताह इसी वक्त हम फिर से लेकर आएंगे कहीं अनकहीं, जिसमें हम आपको बताएंगे ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, जुडिशरी से जुड़ी तमाम वो चटखारी खबरें जिनको आप जानना चाहते हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।